नमस्कार बच्चों। देखिए, इस क्लास में हम आपके लिए जो लेकर के आए हैं वो है राष्ट्रवाद का उदय के कारण। हमने पढ़ा पहले वाली क्लास में कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद का विचार कैसे लोगों के दिमाग में आया, सबसे पहले राष्ट्रवाद कहाँ पर आया, कैसे कैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ, फिर उसके लिए लोगों ने क्या क्या प्रयास किए, इन सब बातों को हमने जाना। अब हम जो पढ़ेंगे बच्चों आज की क्लास में वो पढ़ेंगे राष्ट्रवाद के उदय के कारण, यानी कि राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ, राष्ट्रवाद क्यों पनपा, हमारे दिमाग में ऐसा आया ही क्यों। तो सबसे पहले जो मैंने बताई थी आपको, सुबह में मेरी बात हुई थी पिछली क्लास में कि निरंकुश शासन व्यवस्था, पहला जो हमारा है राष्ट्रवाद का उदय होने का कारण निरंकुश शासन व्यवस्था। क्रांति जब होती है तो बच्चों ध्यान में रखना कि क्रांति हमेशा गलत नीतियों के खिलाफ होती है, गलत शासन व्यवस्था के खिलाफ होती है। वहीं हमको एक होकर के व्यवस्था के खिलाफ लड़ना पड़ता है। तो पहले जो हमारा कारण है राष्ट्रवाद का, उस सबसे मुख्य कारण यही माना जाता है कि जो शासन व्यवस्था है वो निरंकुश हो जाती है। जब उस पर किसी का जोर दबाव नहीं रहता है, अंकुश नहीं रहता है, वो निरंकुश हो जाती है, तो ऐसी व्यवस्था हमेशा हमको दुख देती है, हमारे हितों का ख्याल नहीं करती है। तो ऐसी व्यवस्था के खिलाफ में जब क्रांति होती है तो वो एक राष्ट्रवाद का उदाहरण होती है। लोगों के दिमाग चालू हो जाते हैं उस व्यवस्था के खिलाफ। तो सबसे पहला जो कारण है बच्चों वो है निरंकुश शासन व्यवस्था। इसी के कारण सबसे पहले यूरोप में क्रांति हुई। उसके बाद है उदारवादी विचार। बच्चों उदारवाद जो है वो हमें समझना होगा पहले कि उदारवाद जो है वो होता है नियमों में ढील देना एक तरह से, यानी कि ऐसी व्यवस्था हो जो लचीली हो। अगर लचीली व्यवस्था होगी तो उसमें जनता के हितों का ध्यान रखा जाएगा, शासक कठोर नहीं होगा हमारे प्रति, जनता के प्रति शासक कठोर जब नहीं रहता है तो ऐसी व्यवस्था में लचीलापन अपने आप आ जाता है। तो जब विचारों में लचीलापन आया, जनता चाहती है कि हमारे लिए नरम रुख रखे शासक, तो ऐसे जब विचार लोगों के दिमाग में आए तो वो उदारवादी विचार जो थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं हमें क्रांति के लिए तैयार किया, हमें एक होने के लिए मजबूर किया, हमको इकट्ठा किया। तो वो विचार जो उदारवादी विचारधारा जो थी उसने भी राष्ट्रवाद को पनपाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। हर नागरिक को आजादी चाहिए, बोलने की, कहीं भी आने जाने की, अपने विचारों को प्रकट करने की, अपने विचारों को रखने की आजादी सबको चाहिए। जब हम इस बात को समझ पाए, समझने लायक हुए, तो सबके दिमाग में ये बात आई स्वतंत्रता की कि हमें आजादी चाहिए। बहुत सहन कर लिया हमने, उस निरंकुश शासन को हमने बहुत सहन कर लिया, अब संभव नहीं है इसको और आगे सहन करना। तो वो स्वतंत्रता हमें चाहिए थी। ये जो विचार हमारे दिमाग में आया, जनता के दिमाग में आया, तो राष्ट्रवाद की भावना अपने आप उनके दिमाग में आना शुरू हो गई। फिर समानता भी चाहिए थी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको वोट देने का अधिकार चाहिए। जबकि फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी उससे पहले वहां पर
सक्रिय नागरिकों को ही सिर्फ वोट देने का अधिकार था। और सक्रिय नागरिक मैंने बताया था कि सक्रिय नागरिक की परिभाषा ये थी, वहां पर उसमें महिलाएं नहीं थी, उसमें आम जनता भी नहीं थी लगभग, क्योंकि नियम ये बना रखा था कि जो व्यक्ति अपने 3 दिन की तनख्वाह के बराबर टैक्स चुकाता होगा उसी को सक्रिय नागरिक माना जाएगा। तो उन दिनों में वो बहुत गिने चुने कम लोग होते थे और उन्हीं को वोट देने का अधिकार होता था, और वो कहीं ना कहीं शासक के पक्ष में ही होते थे, वो गिने चुने लोग। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जब नारा लगा, लोगों में विचार आए, भाईचारा बढ़ा, तो वो एक होने लगे राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के लिए। तो राष्ट्रवाद को हमारे अंदर जब आने लगा, राष्ट्रवाद विचारों में, तो ये बातें हमारे अंदर अपने आप आना शुरू हो गई। हम इनके नारे लगाने लगे, ये राष्ट्रवाद था। शिक्षित व मध्यम वर्ग की भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका थी इनकी। जो लोग बुद्धिजीवी हो गए, पढ़ लिख गए उस समय, जिनका अपना ज्ञान का विकास हुआ, अपने दिमाग का विकास हुआ, उन्होंने उनकी चाल को समझा, शासक के अन्याय को समझा, शासक की नीतियों को समझा। तो उन्होंने जनता को, जो भोली भाली जनता, सीधी सादी जनता थी, उनको समझाया, उनके दिमाग को राष्ट्रवादी बनाया। तो ये बुद्धिजीवी लोग जो थे, पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग जो था, इन्होंने भी राष्ट्रवाद को पनपाने में, बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो बच्चों, इन कारणों से लोगों के दिमाग में राष्ट्रवाद आया। कुल मिलाकर के शासक की जो नीतियां थी, शासन व्यवस्था की, उन नीतियों के खिलाफ ये लोग इकट्ठा हुए अपने आप को आजाद करने के लिए, और यही राष्ट्रवाद था। बच्चों, अब जो है यूरोप में जो ये राष्ट्रवाद पनपा, इसका हमने एक छोटा सा क्रम बनाया है कि किस क्रम में ये पनपा, किस क्रम में आगे बढ़ा, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, इस प्रकार से। तो इसका क्रमिक विकास हमने लिखा है, जिसमें सबसे पहले जो हुआ था वो फ्रांसीसी क्रांति। राष्ट्रवाद का पहला जो एग्जाम्पल मिला था, खुलकर के जो सामने आई परिभाषा, वो फ्रांसीसी क्रांति के बाद आई। तो सबसे पहले हुई फ्रांसीसी क्रांति। उसके बाद अगला स्टेप था नेपोलियन बोनापार्ट की नागरिक संहिता 1804। नेपोलियन बोनापार्ट की नागरिक संहिता 1804। उसके बाद वियना की संधि 1815, फिर वियना में एक संधि हुई, इसको पढ़ेंगे हम। उसके बाद उदारवादियों की क्रांति 1848 में, इसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। फिर 5वें नंबर पर जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण जो 1866 से लेकर के 1871 तक चला, पूरी प्रक्रिया है, क्या क्या कैसे कैसे इसमें हुआ, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। और लास्ट में पढ़ेंगे हम इटली का एकीकरण। इसके बाद इटली का एकीकरण हमारा जो हुआ था वो हुआ था 1859 से लेकर के 1871 तक। अब इस क्रम में हम सबसे पहले जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं बच्चों फ्रांसीसी क्रांति। ये 6 स्टेप में हम राष्ट्रवाद को पढ़ेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे, 6 स्टेप में पढ़ेंगे। तो 6 स्टेप का सबसे पहला जो स्टेप हमारा है वो है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति, इसके बारे में हालांकि हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। 1789 में हुई थी फ्रांसीसी क्रांति। 1789 में 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके बारे में हालांकि हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। 1789 में हुई थी फ्रांसीसी क्रांति। 1789 में 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। 1789 में
हमने सामाजिक व्यवस्था पढ़ी वहां की, उसके आर्थिक हालात पढ़े 9th क्लास में, लुई 16 के बारे में जाना। अब हम इसकी मोटी मोटी विचारधारा पढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वो संवैधानिक आधारित शासन, इसके बाद संविधान पर आधारित शासन चाहते थे हम, कि ऐसा शासन हो जो संविधान पर आधारित हो, लिखे गए कानूनों के आधार पर चले, लिखित नियमों के आधार पर चले। ऐसे शासन व्यवस्था की कल्पना की गई और वो शासन व्यवस्था कायम हुई। समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व जैसे विचार फ्रांसीसी क्रांति के बाद पूरे यूरोप में जब सबको पता चला कि क्रांति के बाद शासन व्यवस्था बदल सकती है, तो बाकी देशों में भी ये प्रचलन चल गया। सभी में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे विचार दिमाग में सबके आ गए और इन विचारों को बल मिला फ्रांसीसी क्रांति के बाद। बच्चों, नेक्स्ट जो तीसरी बात है, नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा। क्रांति से पहले फ्रांस का कोई झंडा नहीं था। फ्रांस राष्ट्र नहीं था, गणतंत्र नहीं था, वहां राजतंत्र था। जो राजा, जिसका शासक था होता था, वो राजा अपने हिसाब से अपनी शासन व्यवस्था को चलाता था। तो जब क्रांति हुई और वहां लोकतंत्र लौट करके आया, तो बच्चों उन्होंने अपना एक तिरंगा झंडा बनाया और उस तिरंगे झंडे के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करके शुरुआत से ही लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को भरा। और उसी के लिए फ्रांसीसी नागरिक आंदोलन में, क्रांति में आगे आए और आखिर देश को आजाद करवाया। शासन व्यवस्था बदलने में वो कामयाब हो गए। तो तिरंगा झंडा निकल करके आया क्रांति के बाद। नेशनल असेंबली का गठन, जो स्टेट जनरल के मीटिंग होती थी फ्रांस में, वो व्यवस्था चेंज हुई और नेशनल असेंबली का गठन हो गया। एक नई व्यवस्था चालू की गई, नेशनल असेंबली, जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का रुख थी। और देखो बच्चों, 5वें नंबर पर आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त। आंतरिक का मतलब यहां पर देश के अंदर, फ्रांस के अंदर जो वस्तुओं को लाने और ले जाने पर जो टैक्स लगता था, जो शुल्क लगता था, उसको समाप्त कर दिया गया। इस आयात निर्यात शुल्क के समाप्त करने से लोगों को व्यापार करने में सुविधा हो गई। व्यापार करना लोगों के लिए आसान हो गया। व्यापारी उन्हें खुल करके अपने व्यापार को आगे बढ़ाया। उनके ऊपर कोई बंदिशें नहीं रही, उनको परेशानियां नहीं आई, परेशानियां कम हो गई, तो उन्होंने बढ़ चढ़ करके अपने व्यापार को आगे बढ़ाया, खुल करके व्यापार कर सके। आगे बच्चों, माप तोल की समान व्यवस्था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पूरे फ्रांस को एकता के सूत्र में बांधने के माध्यम से, बांधने के उद्देश्य से पूरे देश में एक प्रकार की माप तोल की व्यवस्था कर दी गई। जो क्षेत्र के हिसाब से, राजा के हिसाब से, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों में माप तोल की व्यवस्था जो अलग अलग थी, उन सबको मिटा करके और पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में एक माप तोल की व्यवस्था लागू की गई। इससे क्या हुआ? सब लोगों में एकता का भाव पैदा हुआ
लगने लगा कि हम सब एक हैं। सब में समानता की भावना पैदा हुई। सबको लगने लगा कि अब हमारा देश पूरा एक है। फ्रेंच भाषा को साझा भाषा का रूप दिया गया। जो जगह जगह क्षेत्र में बोलियों का प्रचार प्रसार था, बोली भाषाओं का, विभिन्न प्रकार की बोलियां थी, विभिन्न प्रकार की भाषाएं थी, उन सबको हतोत्साहित करके, उनको हटा करके, मिटा करके और फ्रेंच भाषा को एक साझा भाषा का दर्जा दिया गया और सारा काम इसी भाषा में, फ्रेंच भाषा में होने लगा। तो इससे भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एकता का भाव पैदा हुआ, देश के प्रति एक होने का भाव पैदा हुआ, और यही राष्ट्रवाद था। जब नागरिकों का, किसी भी देश के नागरिकों का, जनता का, जब देश के लिए एकता के भाव पैदा हो जाते हैं, कुछ करने के भाव पैदा हो जाते हैं दिमाग में, वही राष्ट्रवाद होता है। बच्चों, अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे राष्ट्रवाद के चैप्टर में, वो पढ़ेंगे अब 1804 की नागरिक संहिता। अगली क्लास में 1804 की नागरिक संहिता पढ़ेंगे। इसके बाद में हमारे 1, 2, 3 और 4 स्टेप होंगे। इनको हम कल पढ़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।